ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स है, इसके पिछले दो वीडियोस की तरह ही ये वीडियो है। जो इक्विटी के फीचर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स है, उसके बजाय आपने डिस्टिंग्विश कर लिया इक्विटी और प्रेफरेंस का, तो वो दो के फीचर्स भी आपके हो जाएंगे, साथ में डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। नाउ प्लीज नोट, 10 में से 6 से 7 अटेम्प्ट में ये आता है डिस्टिंग्विश, बाकी 4 अटेम्प्ट में शेयर्स और डिवेंचर्स का जो आगे डिस्टिंग्विश किया है, मतलब इस चैप्टर में से ये दो में से एक डिस्टिंग्विश पक्का आता है। अच्छा, उन लोगों ने किसी कारणवश इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश नहीं पूछा, मतलब वो लोग शेयर्स डिवेंचर्स का डिस्टिंग्विश पूछेंगे। इसका मतलब इक्विटी शेयर का फीचर्स 4 मार्क का पक्का आ जाएगा, ये तो 8 मार्क का। अच्छा, इक्विटी शेयर का फीचर नहीं पूछा तो प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर पूछेंगे, मतलब इसका आने का चांस लगभग श्योर रहता है। तो ये अच्छी तरीके से कर लो। डिस्टिंग्विश 4 मार्क का आएगा। कभी भी कोई भी डिस्टिंग्विश लिखना हो, मीनिंग से शुरू करने का। ऑल्सो नोन एज को मीनिंग के ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझकर नीचे रखा क्योंकि मेरे स्टोरी में जो किरदार है डॉली ब्यूटी पार्लर का, वो ऑल्सो नोन एज के तौर पर बनती है, इसलिए पहले इसको ऑल्सो नोन एज भी रख सकते हो। कोई भी डिस्टिंग्विश में एंड में वैसे एग्जांपल आता है, बट इसमें एग्जांपल कैसे दे, इसलिए मैंने वाइंडिंग अप रखा हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग स्टार्ट ऑल्सो नोन एज, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और एंड एग्जांपल से कर सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स रहा तो चार्ट और ग्राफ्स, शेड्यूल वो भी रहता है, लेकिन ये एसपी है, ठीक है ना। सो अभी मैं वीडियो शुरू करूंगा, बड़े ध्यान से देखना। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और एट द एंड डॉली ब्यूटी पार्लर की स्टोरी है, बड़े ध्यान से देखना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हो जाएंगे। एक बार वो स्टोरी देखने के बाद आप खुद से 18 पॉइंट में से कितने पॉइंट याद है देख के रखना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पॉइंट्स याद रहते हैं, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अभी शुरू होता है। क्या सब लोग तैयार है सुनने के लिए इक्विटी और प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश के बारे में डिस्कशन? शुरू करूं मैं? यस सर। नो, अभी मैं क्या करता हूं, लड़कों को इक्विटी शेयर का रूप देता हूं, लड़कियों को प्रेफरेंस। ना मेरा कोई भेदभाव है, सिर्फ हो सकता है कोई शेयर को बेनिफिट हो, कोई शेयर को नहीं हो, वो प्लस माइनस दोनों के लिए है। एडवांटेजेस लिमिटेशंस तुमको सिलेबस में नहीं है, वो मैंने इसमें सिखाया है, बीबीए वालों को है, तो वो मैं सिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं। अभी जो भी यहाँ पे जेंटलमैन है क्लास में, वो इक्विटी का शेयर खरीदेंगे। यहाँ पे हिमांशु, पार्थ, सार्थक और वेदांत, मैंने तुमको ₹1,00,000 का इक्विटी शेयर इश्यू किया, तुमने मुझे ₹1,00,000 दिया। जिल और श्वेता ने मुझे ₹1,00,000 दिया, मैंने तुमको प्रेफरेंस दिया। अब फर्क समझो, डेफिनेशन बड़ा अजीब है। ऐसा तुम्हारे सामने मैं लड्डू और पेड़ा रखूं, मैं बोलूं जो पेड़ा नहीं है वो ऑटोमेटिक लड्डू है, तुम बोलोगे तो कॉमेडी वाली बात हो गई। तो इक्विटी शेयर का भी डेफिनेशन ऐसा ही है कि इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। डेफिनेशन गलत भी नहीं है, क्योंकि कंपनी सिर्फ 2 प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है, कोई तीसरा प्रकार अलाउड नहीं है। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, कोई थर्ड। हाँ, इक्विटी के फर्दर दो प्रकार है, विद डिस्प्रोपोर्शनेट राइट, विदाउट डिस्प्रोपोर्शनेट राइट्स। प्रेफरेंस शेयर के अपने 8 प्रकार है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। अब वो जाने दो, वो 8 प्रकार प्रेफरेंस के सब प्रकार है, वो हमारा नंबर उसका कल आएगा। आज हम इक्विटी और प्रेफरेंस देख रहे हैं। सो अभी जो लड़के लोग, इक्विटी ने मुझे ₹1,00,000 दिया और लड़कियों ने ₹1,00,000 दिया, तो फर्क क्या है वो अपन देख रहे हैं। अच्छा, डू यू एग्री कि शेयर्स पे तुमने बैंक में पैसा रखा तो बैंक तुमको रिटर्न्स में क्या देगा? जब बैंक में तुम पैसा रखते हो तो बैंक तुमको क्या देता है? इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट देता है। उसी प्रकार से जब तुम कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाते हो तो कंपनी तुमको डिविडेंड देती है। आया समझ में? जैसे तुमने बैंक में ₹1,00,000 रखा, बैंक तुमको 5% डिपॉजिट्स पे ब्याज देगा, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब तुमने कंपनी के शेयर्स पे पैसा लगाया तो कंपनी तुमको रिटर्न्स के तौर पर डिविडेंड देती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे 1,00,000 दिया, लड़कों ने इक्विटी
लड़कियों ने 1 लाख दिया, 2 लाख मैंने धंधे में पैसा लगाया, मैंने नफा कमाया 40,000 रुपया, उस 40,000 में से मैं तुम लोग दोनों को डिविडेंड दूंगा। अब फर्क देखो, जब डिविडेंड देने की बारी आएगी, याद रखो बीवाईके कॉलेज में जब एडमिशन होता है मैथ्स सबसे पहले फुल होता है। कभी भी बच्चे जिनको 100 on 100 10th में है वो लोग मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं, मैथ्स फुल हो जाता है, फिर एसपी बाकी में चला जाता है। उसी प्रकार से जब मैं डिविडेंड दूंगा तो लाइन में पहले प्रेफरेंस वाले होंगे, उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी को दिया जाएगा। इक्विटी शेयर वाले बोलेंगे तो भेदभाव है। द आंसर इज दूसरे चीजों में बेनिफिट बहुत ज्यादा इक्विटी को प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जब देने की बारी आती है तो पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है। अच्छा, कंपनी बंद हो गई, ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, तुम 12th के बाद सपोजिटली बीवाईके में बीबीए करते हो, एक केटीएचएम का स्टूडेंट है, तो बीवाईके बीबीए के लिए 12th बीवाईके वाले को प्रेफरेंस देगी क्या केटीएचएम स्टूडेंट को प्रेफरेंस देगी? बीवाईके कॉलेज बीबीए स्टूडेंट को प्रेफरेंस देगी क्या केटीएचएम के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देगी? जवाब दो। कॉमन सेंस है, बीवाईके किसको प्रेफरेंस देगी? बीवाईके के स्टूडेंट को। उसी प्रकार से जब कंपनी बंद हो जाती है, सपोजिटली मैंने कंपनी किसी कारणवश घाटा खा गई, बंद हो गई, 1.5 लाख ही मिला, तो 1.5 लाख में से पहले 1 लाख प्रेफरेंस को जाएगा, पहले लाइन में वो खड़े रहेंगे, फिर 50,000 इक्विटी को जाएगा, बाकी 50,000 जो इक्विटी शेयर होल्डर ने दिया वो डूब जाएगा उनका। तुम बोलोगे तो अन्याय है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो बेनिफिट्स है वो बहुत ट्रिमेंडस है, वो जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सो इक्विटी और प्रेफरेंस में सबसे पहला फर्क है कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो लाइन में खड़े रहते हैं पहले प्रेफरेंस। जब कंपनी बंद हो जाती है, जिसको टेक्निकल भाषा में वाइंडिंग अप या तो लिक्विडेशन बोलते हैं, कंपनी बंद हो गई है, तो जब कंपनी बंद हो जाती है, तुमने बैंक में एफडी का अकाउंट क्लोज कराया तो तुमको वापस पैसा मिलना चाहिए। उसी प्रकार से जब तुमने कंपनी में पैसा लगाया, जब कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी को की जवाबदारी है तुमको पैसा वापस करने की। सो ये जो पैसा वापस कंपनी करेगी, लाइन में पहले प्रेफरेंस खड़े होंगे, उनको पहले लाख रुपए दिया जाएगा, फिर पैसा बचा तो इक्विटी को दिया जाएगा, नहीं बचा तो इक्विटी शेयर डूबेगा। मतलब इक्विटी शेयर का रैंक आखिरी में है, पेमेंट का पहला प्रेफरेंस है। दूसरा, क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आया? यस और नो बोलो, क्लियरली बोलो प्लीज। यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 2, इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी कैपिटल भी बोलते हैं, रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। रिस्क क्यों? डिविडेंड लास्ट मिलता है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट मिलता है, वेंचर मतलब जहां पे रिस्क है। नॉर्मली ऑर्डिनरी कैपिटल, लेकिन शेयर बाजार की भाषा में मैं इक्विटी वर्ड यूज करूंगा। मेरे मुंह से ऑर्डिनरी कैपिटल तुम बहुत कम सुनोगे, क्योंकि नॉर्मली शेयर्स में जब हम बात करते हैं किसी से तो इक्विटी वर्ड यूज करते हैं, हालांकि उसके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। प्रेफरेंस को सेफ कैपिटल बोलते हैं, स्टेबल कैपिटल बोलते हैं, लेकिन शेयर बाजार में या मार्केट में स्टेबल या सेफ नाम नहीं यूज होता, प्रेफरेंस ही होता है। ये ऑल्सो नॉन एज है, बट ये ऑल्सो नॉन एज वाले नाम बहुत रेयरली यूज होते हैं। नाउ फेस वैल्यू भी भक्कम पॉइंट नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर इन्होंने बोला है 1 रुपया 10 रुपए का, ये नॉमिनल वैल्यू है फेस वैल्यू, जैसे एक पेड़ा 10 रुपए का, जबकि प्रेफरेंस शेयर का एक पेड़ा रुपया 100 रुपए का होगा, उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। ये जनरल डिस्टिंग्विश है, बड़ा पॉइंट नहीं है, इसलिए एग्जाम में ये पॉइंट का रेलेवेंस थोड़ा कम है, लेकिन पॉइंट है कि जो एक ईट या एक पेड़े का जो कीमत है इक्विटी का नॉर्मली कम होगा, प्रेफरेंस का ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म है, ये वाला पॉइंट नंबर 4 लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का तात्पर्य ये होता है कि इक्विटी शेयर जब तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुमको पैसा कभी वापस दूंगा नहीं, कंपनी बंद होगी तो ही दूंगा। तो तुम बोलोगे भाई हमको पैसा चाहिए तो कहाँ मिलेगा, मैं बोलूंगा शेयर बाजार से ले लो। सो पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी शेयर का लॉन्ग टर्म रहता है, प्रेफरेंस शेयर्स का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बोला है। लेकिन उसमें भी जो नया कायदा आया है, जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया, उसमें मैं इक्विटी शेयर परमानेंट 100 साल के लिए इश्यू कर सकता हूँ, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का कायदा है कि वो 20 साल के ऊपर इश्यू नहीं कर सकते। आज मैं इश्यू करूंगा इक्विटी शेयर 2021 में, तो लौटाने की तारीख होगी नहीं, क्योंकि वो परमानेंट कैपिटल है, मैं लौटाऊंगा अगले 100 साल बाद।
उससे फर्क पड़ता नहीं है। हर साल तो तुमको डिविडेंड मिलना है, तुमको शेयर होल्डर नहीं रहना है तो तुम जाकर शेयर बाजार में बेच दो, क्योंकि एक बार शेयर का पैसा तुमने दे दिया, फिर तुम्हारे शेयर बाजार में तुम चाहो तो बेचो, नहीं चाहो तो तुम्हारे पास रखो। प्रेफरेंस शेयर का ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर भी बिकता है शेयर बाजार में, लेकिन एज कंपनी जब मुझे तुमसे पैसा मिला है तो मुझे कंपलसरी तुमको लौटाना है तुम्हारा जो पैसा, ₹1,00,000 जो लड़कियों ने दिया है 20 साल के अंदर। फिर लड़के लोग बोलेंगे अभी भी बेनिफिट ज्यादा है, मैं तुमको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, इक्विटी शेयर 10 गुना बेहतर है प्रेफरेंस शेयर से। पांचवा, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। क्या पॉइंट नंबर 4 तक सबको समझ में आया, यस और नो? यस सर। Yes. पांचवा पॉइंट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। नाउ इक्विटी शेयर्स में रिस्क रहता है। रिस्क कैसे रहता है? डिविडेंड लास्ट मिलता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट रहता है, इसलिए रिस्क इक्विटी शेयर में ज्यादा है। प्रेफरेंस शेयर्स कौन है? जो कॉशियस है। नाउ कॉशियस का कारण क्या है? पॉइंट नंबर 6 में तुमको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 6 क्यों कॉशियस है? क्योंकि जब मुझे इक्विटी वालों ने, लड़कों ने ₹1,00,000 दिया, प्रेफरेंस वालों ने ₹1,00,000 दिया, दोनों को डिविडेंड देना है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो लड़कियां हैं उनको मैं डिविडेंड फिक्स दूंगा, फॉर एग्जांपल 10%, मतलब लड़कियों को हर साल डिविडेंड 10,000 मिलना तय है, फिक्स रेट है। इसका मतलब जो रिटायर्ड लोग हैं वो लोग को फिक्स इनकम चाहिए तो वो लोग प्रेफरेंस शेयर में लगाएंगे। तो इक्विटी शेयर बोलेंगे उनका क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो भी डिविडेंड है, लेकिन रेट फिक्स नहीं रहता, वो फ्लक्चुएटिंग रहता है। अभी अशोका बिल्डकॉन ने पिछले 3 साल में डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना था, तो उन्होंने 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, तो 0 डिविडेंड। तुम बोलोगे यहाँ पे भी प्रेफरेंस बेहतर है, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा भी हो सकता है, इक्विटी शेयर में तुमने मुझे 1,00,000 दिया, मैंने तुमको 70,000 रुपए का डिविडेंड दिया, 70%। सो इक्विटी शेयर में it can be 0, it can be 5, it can be 10, it can be 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, कितना भी हो सकता है। सो ज्यादातर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे फायदा होता है, लेकिन नुकसान भी होता है कि कंपनी घाटे में है तो फिर डिविडेंड देती नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रहता है, इट कैन बी लेस और मोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। क्या सबको समझ में आया रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में? किसका फिक्स्ड है बताओ? प्रेफरेंस का। किसका फ्लक्चुएटिंग है? इक्विटी का। फिर टाइप्स, इक्विटी के 2 ही प्रकार है, एक विद वोटिंग राइट्स जो मीटिंग में होता है, और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब उनको डिविडेंड मिलेगा पर वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। सो ऐसा सोचो कि एसपी के स्टूडेंट्स जैसे इक्विटी के जो है लड़के, वो क्लासरूम में एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन 2 ऑप्शन है, प्रेफरेंस को 8 ऑप्शन है अलग अलग क्लासरूम्स के। सो इक्विटी के 2 ऑप्शन है, एक वोटिंग राइट जो मीटिंग में अटेंड करके वोट कर सकते हैं, विद डिफरेंशियल राइट। अभी टाटा मोटर्स के ऐसे 2 प्रकार के शेयर्स है। टाटा मोटर्स का जो बेसिक शेयर्स है वोटिंग राइट्स वाला, उसका कुछ दाम चल रहा है 300 350 रुपया शेयर बाजार में, वो लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं टाटा मोटर्स के और वोट कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियल राइट का कीमत चल रहा होगा शेयर बाजार में 100-150 रुपया, वो लोग को डिविडेंड मिलेगा बट वो वोट नहीं कर सकते। ऐसे 2 प्रकार के शेयर इक्विटी में इश्यू करने के अधिकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रहता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के 8 प्रकार हैं, उसका नंबर कल आएगा, मैं कल सिखाऊंगा हर एक प्रकार, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल, जो भी है। सबको समझ में आया पॉइंट नंबर 7, यस और नो? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 8 में आते हैं, प्रेफरेंस इन डिविडेंड। नाउ मुझे बताओ डिविडेंड पहले किसको दिया जाएगा, इक्विटी को क्या प्रेफरेंस को? Preference. प्रेफरेंस को। आखिर में किसको दिया जाएगा? इक्विटी को। क्या यहाँ तक सब लोग क्लियर है? यस सर। तो प्रेफरेंस इन डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर नाम से पता चलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले दिया जाएगा, वो भी फिक्स रेट में होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड आखिरी में दिया जाएगा, वो भी रेट फ्लक्चुएटिंग है, बदलते रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। उसके भी एक प्लस है जो बाद में बताऊंगा, आएगा। फिर वोटिंग राइट्स। अभी क्या होता है, कंपनी में वोटिंग होता है, कंपनी में मीटिंग्स होते हैं। अपने मीटिंग चैप्टर्स में मैंने बताया था तुमको 2 प्रकार के मीटिंग्स होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी, नहीं स्टैट्यूटरी तो बंद हो गया कंपनी से 2013 में, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसकी वीडियोस भी 11th स्टैंडर्ड के एसपी में रिकॉर्डेड डाले हुए हैं। सो क्या होता है वोटिंग राइट्स में,
इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के जो जनरल मीटिंग्स है या एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम जिसको बोलते हैं वो अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। मतलब देखा जाए तो कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर हुए, क्योंकि वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, वो लोग डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सिर्फ क्लास मीटिंग, यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कायदे में कुछ बदलाव किया जा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अलग से मीटिंग बुलाई जाएगी जो वो तैयार होती है। लेकिन हर साल, अभी जैसे माह अप्रैल आ गया, सितंबर तक एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हो जाएगा होना, तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स ही अटेंड कर पाएंगे और वोट कर पाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा सितंबर में कंपनी का, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? क्या सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स शेयर। अब इसका अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 में डिटेल शॉर्ट नोट है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा राइट शेयर होता क्या है। अभी लेट अस एज्यूम कि तुम लोग बीवाईके कॉलेज में हो, लेट अस एज्यूम 12th में। बीवाईके कॉलेज एक फ्रेंच कोर्स शुरू करता है, तो पहले ऑफर किसको देगा? बाहर देगा क्या बीवाईके के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को देगा? किसको देगा बताओ? पहले ऑफर किसको दिया जाएगा नए कोर्स का? BYK. बीवाईके के स्टूडेंट्स को। अभी क्या हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने मुझे लाख रुपए दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने मुझे लाख रुपए दिया है, मेरे पास 2 लाख रुपए जमा हुआ, मैंने मशीन खरीदा, काम शुरू कर दिया, लेकिन पता चला कि अभी 1 अप्रैल से हर एक कार के लिए एयरबैग्स कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, हर कार में एयरबैग्स फिट करना पड़ेगा उनको। सो अभी क्या होता है, एयरबैग्स फिट करने के लिए मेरे को एक नवी मशीन की जरूरत है जिसका कॉस्ट है 50,000 रुपया। कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी सोचती है कि चलो शेयर होल्डर से मांगा जाए। तो राइट शेयर क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने मुझे लाख रुपए दिया, उनको मैं एक ऑफर दूंगा कि भाई और 50,000 रुपए दे रहे हो क्या, देना चाहते हो क्या? क्योंकि क्या होगा, डिविडेंड तो एक्स्ट्रा मिलेगा, लाख रुपए में तो मिलेगा प्लस 50,000 में मिलेगा। तो जब कंपनी को नया शेयर इश्यू करना रहता है तो डायरेक्टली मार्केट नहीं जा सकते, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर देना पड़ता है। सीधी बात है, घर में केक लाया है, पहले केक तो फैमिली मेंबर्स खाएंगे, बचेगा तो बाहर वाले खाएंगे, सीधा हिसाब है ना। पहले टॉयज लाया तो पहले तुम खेलोगे, बाद में बाहर के फ्रेंड्स आएंगे तब खेलेंगे। उसी प्रकार से जब इक्विटी शेयर इश्यू किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया जाता है, बट बाद में कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ती है, कंपनी शेयर्स का सोचती है, नया इक्विटी शेयर इश्यू करने का सोचती है, तो कंपनी बाजार में नहीं जा सकती। पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, क्या तुम खरीदोगे? उन लोगों ने नहीं खरीदा तो तुम मार्केट से जाकर उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, उनका राइट है, उनका हक है नया जो 50,000 का इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग्स का ऑफर उनको किया जाए, उसको राइट शेयर बोलते हैं। क्या समझ में आया सबको? राइट शेयर क्या होता है? नया इश्यू जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है। बताओ सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. याद रखो, राइट शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, प्रेफरेंस को कभी भी राइट शेयर का ऑफर नहीं होता। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड फॉर राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट शेयर्स। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है बोनस शेयर्स। नाउ बोनस शेयर्स क्या होता है? अभी क्या होता है, तुमने सुना होगा बाय वन गेट वन फ्री। कंपनी एक्ट में डिविडेंड तुम सिर्फ 2 ही प्रकार से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल होंडा टू व्हीलर कंपनी, जिसका इंडिया में नाम है होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स लिमिटेड, वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को बाइक नहीं दे सकती। मैं कंपनी को, जैसे तुम्हारा कोई बिग बाजार है, वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को किराना नहीं दे सकते। डिविडेंड सिर्फ 2 ही प्रकार से देने का अलाउड है, या तो तुम कैश दो या फुकट के शेयर्स दो, ठीक है ना। उस फुकट के शेयर्स को बोनस शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 100 शेयर है, मैं अच्छा इसके पहले जो राइट शेयर उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से 4 से 5 महीने पहले रिलायंस ने राइट शेयर लाया था, ठीक है, तो तुमको मेमोरी में रहेगा किसने राइट शेयर लाया था? रिलायंस ने लाया था।
और बोनस शेयर्स कर्नाटका बैंक सुना है सबने? कर्नाटका बैंक सुना है? कर्नाटका बैंक एक बैंक है, तो उन्होंने बोनस शेयर दिया था। बोनस शेयर्स डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 100 शेयर है, कंपनी बोलती है हम तुमको फुकट के 100 शेयर दे रहे हैं, तो बोनस शेयर्स उसको बोलते हैं। मतलब इक्विटी शेयर ही है, राइट्स और बोनस दोनों इक्विटी शेयर है, लेकिन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है। सो बोनस जो कंपनी डिविडेंड देती है, तुमने जो लाख लाख रुपए मुझे दिया है, मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश में दूंगा, मतलब ही चेक में दूंगा। उसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश में दूंगा, मतलब ही चेक में दूंगा। कैश और चेक एक ही है, कैश में तो देगी नहीं, चेक में देगी, बट भाषा यूज किया जाता है कैश मतलब चेक, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का एक और प्रकार का पॉसिबिलिटी रहता है। मैं तुमको मुफ्त के शेयर दे सकता हूँ, जैसे बाय वन गेट वन फ्री होता है, तो मैं तुमको 100 शेयर पे 100 शेयर दे सकता हूँ फ्री, या ऐसे भी कर सकता हूँ जैसे कर्नाटका बैंक ने किया था, 10 शेयर पे 1 शेयर फ्री। जिनके पास 2000 शेयर है उनको 200, मतलब 1/10। 100 शेयर है तो 10 शेयर, 10 शेयर है तो 1 शेयर से फ्री दिए थे। सो बोलने का तात्पर्य यह है, बोनस शेयर डिविडेंड के रूप में फुकट के शेयर्स लिए दिए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी भी बोनस शेयर मिलता नहीं है। अब राइट्स और बोनस शेयर में एक फर्क समझो। राइट शेयर में जब मैं इश्यू करूंगा तो तुमसे पैसा लूंगा नए इश्यू का, लेकिन जब मैं बोनस शेयर दूंगा तो फुकट का दूंगा, क्योंकि वो डिविडेंड का एक रूप है। फर्क समझ में आया राइट शेयर और बोनस शेयर का? तो जब रिलायंस ने राइट शेयर लाया था, रिलायंस को सबके कर्जे लौटाने थे जो उन्होंने लोन लिया था, तो इसलिए उन्होंने राइट्स इश्यू लाया था, पब्लिक से पैसे लिए थे। जब कर्नाटका बैंक ने बोनस दिया था, फ्री शेयर्स दिए थे, तो उन लोगों ने कोई पैसा नहीं लिया था, वो तो डिविडेंड के रूप में फुकट में दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्या फर्क समझ में आया तुमको? शॉर्ट में ये दोनों के शॉर्ट नोट्स अगले चैप्टर में है, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। क्या शॉर्ट में समझ में आया राइट्स और बोनस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, राइट्स और बोनस सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट्स और बोनस नहीं दिया जा सकता, वो लीगल दायरे में आता नहीं। तो ये फर्क वाले पॉइंट्स है। उसके बाद में होता है परमानेंट। जैसे मैंने बताया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल परमानेंट है, मतलब तुम जब मुझे लड़कों ने लाख रुपए दिया तो मैं तुमको पैसा कभी लौटाऊंगा नहीं। तुमको पैसा चाहिए तो शेयर बाजार में जाकर बेच के लो। प्रेफरेंस होल्डर को परमानेंट नहीं है, क्यों? उनको 20 साल के अंदर कंपलसरी लौटाना पड़ता है कायदे से। 20 साल के ऊपर 25 साल का इशू नहीं कर सकते। 1988 के पहले अलाउड था, तुम 50 साल 100 साल के लिए इशू करो, या टाइम फ्रेम ही मत बताओ जैसे इक्विटी शेयर में होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर में तो पैसा लौटाना नहीं है। लौटाना जब कंपनी बंद हो जाएगी तभी लौटाएंगे। कंपनी अब कैडबरी जैसी कंपनी 150 साल से चल रही तो थोड़ी लौटाया, वो तो लौटाया नहीं है। जिसको चाहिए वो शेयर बाजार में जाकर ले। तो प्रेफरेंस शेयर ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए इश्यू हो सकता है, इसलिए इक्विटी शेयर परमानेंट है, प्रेफरेंस शेयर परमानेंट नहीं है। अब कन्वर्जन का बेनिफिट प्रेफरेंस वालों को है। जैसे मैंने बताया ना कि 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स के स्टूडेंट, जैसे मेरा शायद हर्ष से बात हो रहा था, तुम 11th में मैथ्स लिए तो 12th में एसपी शिफ्ट कर सकते हो, मैनेजेबल है। लेकिन 11th में एसपी लिए 12th में मैथ्स बहुत कठिन होगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि जो इक्विटी शेयर धारक है वो प्रेफरेंस शेयर में शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो कुछ साल बाद कंपनी ने यदि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। क्या सबको पॉइंट समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. तो इक्विटी शेयर्स मतलब वो वाली बात है, गधा घोड़ा बन सकता है बट घोड़ा गधा नहीं बन सकता, वो वाली बात है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि वो प्रकार जो शेयर है प्रेफरेंस का वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो, ठीक है। उसके बाद रिस्क। रिस्क किसमें ज्यादा है? इक्विटी में ज्यादा है, क्योंकि डिविडेंड लास्ट मिलता है, कैपिटल लास्ट मिलता है। प्रेफरेंस में रिस्क कम है क्योंकि डिविडेंड पहले मिलता है, फिक्स रेट में मिलता है। कंपनी बंद हो जाएगी तो इक्विटी से पहले पैसा मिलता है, तो इक्विटी में रिस्क कम, प्रेफरेंस में रिस्क कम है, इक्विटी में ज्यादा है। रिटर्न ऑफ कैपिटल भी सेम पॉइंट है, कंपनी बंद हो जाती है तो पहले पैसा प्रेफरेंस को दिया जाता है। इनको कभी भी कैपिटल रिटर्न नहीं किया जाता, प्रेफरेंस को रिटर्न किया जाता है 20 साल के अंदर। फिर शेयर बाजार में कैपिटल एप्रिसिएशन। अभी तुमने पिछले साल, ठीक है, मार्च महीने में यदि तुमने सीजी पार क्रॉम्पटन ग्रीव्स पार का शेयर 8 रुपए में 8 लाख का लिया होता
एक साल में उसकी कीमत हो गई होती 64 लाख रुपया, मतलब तुमको एप्रिसिएशन मिला होता 800%। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का एप्रिसिएशन 100 रुपए का शेयर है, शेयर बाजार में बिक भी रहा है, तो 101, 102, 98, 99 दो 5 रुपए में ही घूमेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, अब तुमने घर खरीदा, भाड़े पे चढ़ाया, तुमको दो फायदे हैं, पहले तो भाड़ा मिल रहा है, प्लस कॉलेज रोड में घर की कीमतें बढ़ते जाते हैं ना। अब तुमने सोना लिया 40,000 का, आज सपोजिटली 45,000 है, तो कीमत बढ़ी ना। वैसे ही शेयर की कीमत जैसे बढ़ते जाती है, पिछले साल ये टाइम में मार्च में रिलायंस का शेयर हो गया था 750-800 रुपए में, फिर बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 2-2,500 में। सोचो एक साल में वो डबल के ऊपर चला गया, ठीक है ना। अशोका बिल्डकॉन भी पिछले साल शेयर बाजार में उसकी कीमत सबसे कम हुई थी 35-36 रुपया, आज चल रहा है 105 रुपया। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि शेयर बाजार में जो शेयर के दाम बढ़ते हैं तो तुम्हारा संपत्ति भी तो बढ़ता है। तुमने कॉलेज रोड में घर लिया 10 साल पहले 50 लाख का, आज है 1 करोड़ रुपए का, तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ी ना। तुमको कैश मिला नहीं है बट संपत्ति का वैल्यू तो बढ़ा, उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। जब तुमने जो कीमत में खरीदा और आज जो शेयर बाजार में कीमत चल रहा है उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। बहुत ज्यादा ही होगा, सीधी बात है, 5 साल बाद तो कीमत बढ़ा हुआ ही रहता है। तो इक्विटी शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत जबरदस्त मिलता है। यदि अच्छा शेयर, टाइमली शेयर लो और फिर रुको कुछ महीने और साल, तो तुमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स, एक तो रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, 20 साल के अंदर लौटाना है, तो उसका रिटर्न बहुत, डिविडेंड में भी फिक्स रहता है, और शेयर बाजार में भी 100 रुपया है तो 102, 105, 95 उतना 5-6 रुपए में खेलेगा, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि सेफ कैपिटल है। लेकिन शेयर बाजार 100 का 150 भी हो सकता है अभी, पर नुकसान भी हो सकता है। जैसे अनिल अंबानी का जो कौन सा था, रिलायंस कम्युनिकेशन नाम सुना है कंपनी का, रिलायंस कम्युनिकेशन, उसका दाम था 900 रुपया। कुछ महीने पहले कितना दाम हो गया था रिलायंस कम्युनिकेशन का, पता है तुमको? 900 रुपए का शेयर क्या दाम हो गया था, कोई आइडिया है? सर 4-5 रुपए। 1 रुपया तक पहुंच गया था, 1-1.5 रुपए तक, ऐसी बुरी हालत हो गई थी रिलायंस की। क्योंकि नफा नहीं किया तो शेयर के दाम तो गिरते ही हैं, तो ऐसे नुकसान भी होता है। जेट एयरवेज क्या कीमत है, 800-900 रुपया, आगे ना शून्य जैसे हालत हो गई थी उसकी, और अभी तो उड़ ही नहीं रहे फ्लाइट, तो क्या कीमत रहेगा, कमाने का जरिया ही नहीं, तो क्या कीमत मिलेगा। तो ये था तुम्हारा कैपिटल एप्रिसिएशन। मैनेजमेंट, सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो भी सितंबर में एनुअल जनरल मीटिंग होगा कंपनी का, वहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, मतलब मैनेज नहीं कर सकते। देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। और आखिरी जो पॉइंट है वाइंडिंग अप, तो पेमेंट में पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा और आखिर में इक्विटी को रिपेमेंट किया जाएगा, कैपिटल वो वाला पॉइंट है। क्या सबको ये क्लियर हुआ, यस और नो? 18 के 18 पॉइंट्स? यस सर। ये अक्सर मैंने इक्विटी शेयर के फीचर्स 8 मक्का आते हुए देखा है। इक्विटी प्रेफरेंस लगभग हर पेपर में देखो कितने बार पूछा है। मार्च देखो 15, 19, 16, 17, 18 मतलब फीचर्स आया होगा। तो या तो ये लोग डिस्टिंग्विश में पूछते हैं या तो फीचर्स में पूछते हैं। क्या यहां तक सब लोग क्लियर है, यस और नो? अभी तुमको स्क्रीन में क्या दिख रहा है मुझे बताओ, क्या पीपीटी दिख रहा है, यस और नो? यस सर। यस अच्छा, अभी तुमको ये 18 के 18 पॉइंट लर्न करना है, ठीक है? अभी मुझे बताओ कितना टाइम लगना चाहिए ये लर्न करने के लिए? ऑन एन एवरेज बच्चों को 15-20 मिनट तो लगना चाहिए ये पॉइंट्स लर्न करने के लिए। क्या लगता है, उससे कम क्या ज्यादा, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम नॉर्मल लगना चाहिए? क्या लगता है तुमको? सर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। सो आज हम क्या करेंगे, इसको 30 सेकेंड्स के अंदर लर्न करेंगे। पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर तुमको रिवाइज करवाऊंगा, तुमको पता चलेगा तुमको 18 के 18 पॉइंट्स लगभग
लर्न है। आज से 3 साल पहले बच्चे मेरे पास आए थे कि सर समझा पूरा है लेकिन पॉइंट्स याद नहीं, और सब बच्चे लोग जनवरी में आए थे, पढ़ते तो है नहीं बच्चे, आजकल रिसेंटली तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको समझना पूरा था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा था उनका, लेकिन अभी मेहनत जो चाहिए पॉइंट्स लर्न करने के लिए उन्होंने की नहीं। उन्होंने बोला सर कुछ तो आइडिया करो जिससे हम लर्न कर सके। तो इमरजेंसी का टाइम था, तो मैंने बोला मेरे को एक दिन दो। तो उस दिन शाम को, उस दिन क्या हुआ था, उसके आसपास एक पिक्चर रिलीज हुई थी, याद है जॉली एलएलबी करके कोई तो पिक्चर है, जॉली एलएलबी करके Yes, अक्षय sir. कुमार की पिक्चर है। तो मेरे मन में एक आइडिया आया, उसके नाम पर ही मैं एक स्टोरी बनाऊं। तो मैंने क्या किया, जॉली जो है एलएलबी उसकी बहन बना दी, उसका नाम रख दिया डॉली ब्यूटी पार्लर। ठीक है, तो ये स्टोरी 4 साल से चल रहा है और हर बैच में ये स्टोरी सबको कंफर्टेबल लगता है। तो अभी मैं एक एक करके पॉइंट को गिनाऊंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ ये स्टोरी शुरू याद रखो। पॉइंट नंबर 1 हमेशा मीनिंग, मैंने ओसी में भी बताया था, इकोनॉमिक्स में भी बताया, सब जगह पॉइंट नंबर 1 सेम रहेगा मीनिंग। एंड एग्जाम्पल, ग्राफ, चार्ट जैसे इकोनॉमिक्स रहा, ओसी रहा तो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल कुछ जगह पे दे सकते हैं बट जरूरी नहीं। वैसे भी 18 पॉइंट तो सॉलिड पॉइंट है, 4 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए तुमको 18 पॉइंट लिखना है, मतलब फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि पॉइंट नंबर 2 ऑल्सो नोन एज, ऐसा सोचो जो जॉली एलएलबी की एक और सिस्टर मतलब बहन रहती है, उसका एक और नाम है डॉली ब्यूटी पार्लर, मतलब वो एक डॉली ब्यूटी पार्लर चलाती है। ठीक है, यहां तक सबको समझा? आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. आवाज आ रही है लड़कियां? श्वेता जिल आवाज आ रही है? यस सर। लड़के को आवाज आ रही है? ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, अब ध्यान से देखो, तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। नाउ डॉली ब्यूटी पार्लर है, उस जॉली एलएलबी की बहन रहती है डॉली, वो, एक मिनट, हाँ, अभी ध्यान से सुनो। डॉली फेस के मेकअप के लिए, फेस वैल्यू तुमको कैसे याद रखना है, एक और नाम रहता है जॉली, नहीं डॉली, जॉली की बहन डॉली, वो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है। डॉली फेस के मेकअप के लिए, फेस वैल्यू का फेस हुआ, बहुत टाइम लगाती है, पर उसका नेचर अच्छा है। देखा फोटो? पार्थ जानता है इसको? पार्थ जानता है? नहीं जानता? सार्थक जानता है इसको? नहीं सर. नहीं, कोई बात नहीं। किसी की फ्रेंड है, नहीं है? श्वेता जानती है? नहीं सर। नहीं? अरे कैसे कैसे? सो डॉली, ऑल्सो नोन एज डॉली, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। याद रहेगा, 3 पॉइंट ऑटोमेटिक, 4 पॉइंट ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। जॉली की बहन का नाम है ऑल्सो नोन एज डॉली, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। पार्थ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? पार्थ, पार्थ क्यों शांत है आज? हाँ हाँ पार्थ, बीच बीच में कट रही है सर आवाज। हाँ पर थोबड़ा तो दिख रहा है इसका, डॉली का थोबड़ा दिखा कि नहीं? हाँ सर दिखा ना। सो ऑल्सो नोन एज, क्या तुमको पहले 5 पॉइंट लर्न हो गए या क्लियर हुआ? ये सब नो बोलो, ये सब नो बोलो, कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. फेस का मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है कि एक, अब उसका ब्यूटी पार्लर रहता है, तो ऐसा सोचो कि एक कस्टमर, ठीक है, अब ऐसा सोचो ब्यूटी पार्लर के अंदर का सीन है, टेबल है, तुम सोचो, इमेजिन करो ब्यूटी पार्लर है,
एक टेबल है, टेबल के पीछे डॉली खड़ी हुई है, उसके हाथ में रेड कार्ड है, एक कस्टमर आता है, ठीक है, और ठीक है, ब्यूटी पार्लर के अंदर का सीन है, एक कस्टमर आता है, डॉली के हाथों में रेड कार्ड है, और जैसे वो तुम्हारा रहता है ना हेयर कलरिंग और ब्लीचिंग और मेकअप दुनिया भर का जो है, सो एक आदमी आता है और मेकअप के अलग अलग टाइप्स देखता है, ठीक है। तो अब जैसे पॉइंट नंबर 5 क्या था, उसका नेचर अच्छा रहता है, ब्यूटी पार्लर का सीन है अगला, एक टेबल है, उसके पीछे डॉली खड़ी हुई है, उसके पास रेड कार्ड है, एक कस्टमर आता है और वो पूछता है कि मुझे कागज दिखाओ, अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्विसेज में देखना चाहता हूँ। डॉली उसके हाथ में ये रेड कार्ड थमा देती है जिसमें टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। ये दिख रहा है, दिल दिख रहा है तेरे को ये? यस सर। पहचानती है इसको? नहीं सर। सो पॉइंट नंबर पहले 7 क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है ऑल्सो नोन एज, सो जो जॉली की बहन इज ऑल्सो नोन एज डॉली एलएलबी, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है, ठीक है। ये तुम्हारे पॉइंट्स हुए, कितने पॉइंट्स हुए? 5 पॉइंट्स हुए। पहला तो स्टैंडर्ड मीनिंग है। छठवां पॉइंट का सीन मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, ब्यूटी पार्लर के अंदर है, डॉली के हाथ में रेड कार्ड है और अलग अलग सर्विसेज जैसे कलरिंग, कटिंग और जो भी है सर्विसेज, वॉशिंग ऑफ हेयर एंड सो ऑन। सो एक आदमी आता है, वो पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ अलग अलग सर्विसेज कौन कौन सी है। तो डॉली ये रेड कार्ड जिसमें अलग अलग टाइप्स है सर्विसेज के, वो उसके हाथ में दे देती है और उसको बोलती है तो कुछ भी कर ले, पर जो तेरा जो सर्विस कराना है, कलरिंग या कटिंग, जो भी हेयर कलर का है, जो भी है वो मैं चुनूंगी। मतलब अल्टीमेटली कस्टमर के पास चॉइस नहीं रहता है कि ब्यूटी पार्लर के कौन से सर्विसेज, वो ये डिसाइड करेगी डॉली की उसको कौन सा सर्विसेज ऑफ ब्यूटी पार्लर देना है, ठीक है ना। तो डॉली बोलती है तू कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली जो भी सर्विस देना है, इट कैन बी ऑफ हेयर कलरिंग या कटिंग ऑफ हेयर, ठीक है ना, या वॉशिंग ऑफ हेयर, या वो जो भी है वो प्रेफरेंस मेरा होगा। सो डॉली बोलती है कि तेरे हाथ में रेड कार्ड और टाइप्स ऑफ जो सर्विसेज है, बट प्रेफरेंस मेरा होगा। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वोटिंग का अधिकार तो दो, ठीक है, वोटिंग तो करने दो इनमें से। तो डॉली बोलती है ठीक है। डॉली क्या करती है, उसके हाथ में 2 पर्ची देती है, 2 चिट्स जो बोलते हैं ना, 2 पर्च वोट, उसको बोलती है ठीक है मैं तेरे को वोट करने के लिए 2 कागज देती हूँ, ठीक है ना। वापिस से एक बार शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्टैंडर्ड मीनिंग हुआ। पॉइंट नंबर 2 क्या है बताओ? पॉइंट नंबर 2 क्या है बताओ? ऑल्सो नोन एज। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। ब्यूटी पार्लर में उसके हाथ में रेड कार्ड है जिसमें टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। एक आदमी आता है, रेड कार्ड और टाइप्स ऑफ सर्विस देखता है, तो डॉली उसको बोलती है तो कुछ भी कर ले, जो भी प्रेफरेंस देना है सर्विस का वो मैं डिसाइड करूंगी। वो बोलता है मुझे वोट करने का तो मौका दे। ऐसा सोचो 2 पर्ची नहीं, एक वोट, मुझे वोटिंग करने का अधिकार तो दो। बोलती ठीक है तेरा राइट हाथ आगे कर। तो वो राइट हाथ आगे करता है तो उसके हाथ में वो एक चीट दे देती है, ठीक है, वो एक चीट देती है। वो मतलब वो फिर चुनता है, ठीक है। वो चीट में अलग अलग सर्विसेज में चीट में निकलता है कि हेयर कटिंग। वो बोलती है एक काम कर, मेरी तरफ से एक बोनस भी ले ले। कौन सा? हेयर कलरिंग। समझ में आया? डॉली बोलती है एक बोनस मेरी तरफ से हेयर कलरिंग में करवा देती हूँ। वापिस एक बार देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है बताओ मुझे? पहला पॉइंट क्या है? ऑल्सो नोन एज। फिर डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। ब्यूटी पार्लर में उसके हाथ में रेड कार्ड है।
एक आदमी आता है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज बोलता है, वो रेट कार्ड उसके हाथ में देती है और बोलती है तू कुछ भी कर ले, प्रेफरेंस मेरा है। वो रिक्वेस्ट करता है कि वोट करने का अधिकार तो दो, तो उसको पर्ची देती है, वो एक वोटिंग के लिए वो वोट करता है। वो बोलती है राइट हाथ दे तेरा, मैं राइट हाथ में कागज देती हूँ, तो राइट हाथ में वो कागज देती है, तो पर्ची निकलती है कटिंग का, तो बोलती है ले मेरी तरफ से एक बोनस, मैं तेरे हेयर को कलरिंग भी कर देती हूँ, ठीक है। बोलती है एक बोनस मेरी तरफ से। कौन बोनस दे रही है? डॉली। वो बोलती है मैं तेरे को पतंजलि का हेयर कलर लगाऊंगी। अब पतंजलि किसका है? बाबा रामदेव। तो वो बोलता है ठीक है, तो उसका हेयर कट करवाती है और कलरिंग कराती है, ठीक है। बोलती है कलरिंग तो बाबा रामदेव का है, ठीक है, तो बाबा रामदेव का हेयर कलर यूज करती है, तो ठीक है। अब बाबा रामदेव तो आयुर्वेदिक की बात करते हैं, सब बोलते ना फल फल नहीं पौधे, हरे हरे पौधे में से जो भी निकाल के, तो पतंजलि हेयर डाई यूज करती है और पतंजलि वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस आदमी का परमानेंटली हेयर कन्वर्ट हो जाता है, काले से ग्रीन कलर में हो जाता है कन्वर्ट। कभी तुम लोग में से किसने ग्रीन कलर किया है कन्वर्ट ऐसा? हिमांशु कभी कलर किया है ऐसे ब्राउन ग्रीन ब्लैक कलर करा है कभी? नहीं सर, नहीं सर। करा। मेरा एक स्टूडेंट था, आज से 15 साल पहले एक नया फैशन निकला था, चीता बोलते ना, पूरे ब्लैक हेयर में थोड़ा 2/4 ऑफ दी हेयर, क्या बोलते हैं, चीता टाइप ऐसा। मतलब उसका जो आया था ना क्लासरूम में, तो सब जोर से हंसने लग गए थे, क्योंकि वो आधा काला आधा सफेद बन के आया था। वो नया फैशन सोचा था, लेकिन वो गड़बड़ी हो गया था। उसी हिसाब से वापस एक बार इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि आएगा ही क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको टाइम अच्छा खासा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी इसको एक और बार रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बताओ? ऑल्सो नोन एज, हाँ, जॉली एलएलबी की बहन का नाम है डॉली एलएलबी। फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है, पर उसका नेचर अच्छा है, ठीक है, पर उसका नेचर अच्छा है। फिर ब्यूटी पार्लर का सीन, टेबल के पीछे खड़ी है, रेट कार्ड उसके पास है, रेट ऑफ डिविडेंड। एक आदमी आता है, बोलता है कौन कौन से टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, वो रेट कार्ड उसके हाथ में देती है और बोलती है कि कुछ भी कर ले, जो भी तेरे को सर्विस चाहिए उसका प्रेफरेंस मेरा होगा। वो बोलता है कम से कम वोट करने का मौका तो दो। वो बोलती है राइट हाथ आगे ला। राइट हाथ में एक वोटिंग का स्लिप दे देती है, पर्ची, इसको वोटिंग स्लिप बोलते हैं, वोटिंग स्लिप दे देती है, उसमें निकलता है कटिंग, ठीक है। तो राइट शेयर में निकलता है वोटिंग कटिंग, तो वो बोलती है एक बोनस मेरी तरफ से ले ले, तेरे बाल काटने के बाद मैं उसको कलरिंग कर दूंगी। तो क्या करती है, वो उसको कलर पकड़ देती है, परमानेंटली हेयर कलर, परमानेंटली उसके हेयर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन, क्योंकि वो पतंजलि का हेयर डाई यूज करती है। बट इसमें एक रिस्क रहता है। रिस्क किस प्रकार का रहता है? क्योंकि उसके बाल ग्रीन हो गए, ये देखकर गाय भैंस को लगता है कि चारा है, ग्रीन है, बोलते बोलते ना पौधा या हरियाली है, तो रिस्क रहता है कि भैंस उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो उसको बोलती है 5,000 रुपए निकाल। वो शॉक में हो जाता है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल 5,000 इतना ज्यादा क्यों? वो बोलती है कि इतना बढ़िया बाल काटा, तेरा ग्रीन करके दिया, 5,000 रुपया। वो फिर मजबूरी में 5,000 रुपया देता है। डॉली खुश हो जाती है। वो क्या करती है कि बोलती है कि चलो आज अच्छा कमाया, शेयर बाजार में बढ़ोतरी हुई, और फिर बोलती है कि चलो आज का मैनेजमेंट अच्छा हुआ, अब मैं धंधा वाइंडिंग अप करके घर जा रही हूँ। तो लास्ट में शटर लगा बंद करके घर चली जाती है, उसको 5,000 रुपए का कमाई हो जाता है। आया समझ में? शटर बंद करती है। इसको और क्लियर चाहिए तो तुमको ये भी दिखाता हूँ। वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस बंद करके लास्ट में चली जाती है, और शाम को डॉली शटर बंद करके बिजनेस क्लोज करके चली जाती है, क्योंकि उसको 5,000 रुपए मिल गया रहता है उस आदमी से। ठीक है, अभी लास्ट में सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1 मीनिंग। अब बोलो पॉइंट नंबर 2 क्या है? ऑल्सो नोन एज। तीसरा पॉइंट कोई बोल सकता है क्या है? स्टोरी के तौर पर कोई बोल सकता है? बोलो ना, पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो फटाफट। फेस वैल्यू। फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है, ठीक है, पर उसका क्या अच्छा है? नेचर अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन क्या है?
ब्यूटी पार्लर के अंदर टेबल के पीछे वो खड़ी है, रेट कार्ड उसके पास है और उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एक आदमी आता है तो क्या उसको बोलती है, तो कुछ भी कर ले, जो ब्यूटी पार्लर के सर्विसेज का प्रेफरेंस क्या होगा, मेरा होगा। तो वो क्या रिक्वेस्ट करता है, भाई मुझे वोटिंग तो करने को दे। तो वो वोटिंग का एक स्लिप देती है और बोलती है राइट हाथ आगे कर। तो वो राइट हाथ आगे करता है, वो वोट करता है। वो बोलती है बोनस मेरी तरफ से ले ले, हेयर कटिंग के साथ में कलरिंग कर देती हूँ। जिस तो कलरिंग करती है तो उसका पतंजलि का कलर यूज करती है, जिसकी वजह से उसके हेयर परमानेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन। बट उसमें एक रिस्क रहता है कि गाय भैंस पीछे पड़ जाते हैं उसके, ठीक है। और फिर बोलती है 5,000 रुपए दे रिटर्न ऑफ कैपिटल, तेरे लिए इतना काम किया, पेमेंट चार्जेस दे, 5,000 रुपए रिटर्न ऑफ कैपिटल। वो देता है 500 रुपए, बोलती चलो आज अच्छा शेयर बाजार में कैपिटल की बढ़ोतरी हुई, मैनेजमेंट अच्छा हुआ आज का, अब मैं जा रही हूँ वाइंड अप करके। सो यहाँ पे खत्म होता है। कैसे लगा हमारा ये स्टोरी, कनेक्ट हो रहा है? Yes, sir. अब मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूँ, रजिस्टर निकालो, कितने पॉइंट्स याद आते हैं लिख के निकालो, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन तुम 5 मिनट में लिख के मुझे बताओ। चलो बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।